कहानी शुरू होती है 1957 में, शिकागो के एक सिंपल टेलर शॉप में। यहाँ मिलते हैं लियोनार्ड से। वो असल में अमेरिकन नहीं है, सिर्फ 2 साल पहले लंदन से यहाँ आया है। लंदन में वो एक टॉप फैशन हाउस में काम करता था, और सिर्फ टेलर नहीं बल्कि हाई लेवल का एक्सपर्ट था। फिर अचानक उसने सब छोड़ दिया और शिकागो आकर अपनी शॉप खोल ली। अब धीरे धीरे वो अपनी पहचान बना रहा है। उसके साथ काम करती है मेबल, उसकी असिस्टेंट। शहर के अमीर लोग लियोनार्ड को अच्छी तरह जानते हैं। उनके कस्टम सूट सिर्फ लियोनार्ड ही बनाता है। उनकी क्लाइंट मेरा एक नाम है, बॉयल परिवार। शहर की सबसे ताकतवर माफिया गैंग। वो लोग सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं आते। उनकी दुकान के अंदर एक मेल बॉक्स लगा रखा है। इसी बॉक्स से वो सीक्रेट मैसेज भेजते हैं। लियोनार्ड सब जानता है पर कुछ नहीं बोलता। लोग आते हैं, लिफाफा डालते हैं और चले जाते हैं, और लियोनार्ड बस अपना काम करता रहता है। एक दिन बॉयल परिवार का छोटा बेटा आता है, रिची बॉयल। उसके साथ होता है फ्रांसिस। फ्रांसिस सीधा मेलबॉक्स चेक करता है और रिची कैजुअली लियोनार्ड से बात करता है। फिर फ्रांसिस को एक लिफाफा मिलता है, उस पर राइवल गैंग आउटफिट का साइन होता है। वो लिफाफा रिची को दिखाता है। रिची तुरंत लियोनार्ड से कहता है, थोड़ी देर बाहर रुक जाओ। लियोनार्ड शांत रहता है और बाहर चला जाता है। बाहर मेबल उसके पास आती है। वो उसे एक गिफ्ट देती है, एक स्नो ग्लोब। मेबल जानती है लियोनार्ड को स्नो ग्लोब पसंद है, छोटे छोटे शहरों के मॉडल्स वाले। कभी लियोनार्ड दुनिया देखना चाहता था, पर अब वो यहीं रुक गया है। इसके लिए वो स्नो ग्लोब इकट्ठा करता है, जैसे दूर से दुनिया देख रहा हो। मेबल फिर एक सवाल पूछती है, तुमने शिकागो हाई क्यों चुना? लियोनार्ड जवाब देने वाला ही होता है। तभी रिची और फ्रांसिस बाहर आ जाते हैं। दोनों एक पल के लिए उन्हें देखते हैं और फिर लिफाफा लेकर चले जाते हैं। लियोनार्ड वापस अपने काम पर लग जाता है। कुछ देर बाद वो माबेल से बात करता है। वो एक घड़ी की दुकान के लड़के का जिक्र करता है, कहता है वो तुम्हें पसंद करता है। लियोनार्ड धीरे से पूछता है, एक बार डेट ट्राई करोगी? माबेल मना कर देती है। वो कहती है, मुझे कोई और पसंद है। लियोनार्ड तुरंत समझ जाता है, रिची। उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। वो माबेल को चेतावनी देता है, रिची डेंजरस है, उसकी लाइफ वायलेंस से भरी है, ऐसे लोग सेफ्टी नहीं देते। पर माबेल नहीं डरती। वो कहती है, मैं हैंडल कर लूंगी। लियोनार्ड चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद माबेल सैलरी बढ़ाने की बात करती है। वो दुनिया देखना चाहती है। लियोनार्ड कहता है, सोचूंगा, पर तुम्हें अपना काम बेहतर करना होगा। माबेल हाँ कर देती है। शाम होती है, माबेल चली जाती है। लियोनार्ड अकेला काम करता रहता है। रात को वो टेबल पर ही सो जाता है। अचानक वो उठ जाता है। दरवाजा धीरे से खुल रहा होता है। अंदर रिची और माबेल होते हैं। दोनों यहाँ अक्सर रात को मिलते हैं। लियोनार्ड चुपचाप सुनता रहता है। रिची अपनी फैमिली की बात करता है, फ्रांसिस का जिक्र करता है। वो सिर्फ एसोसिएट नहीं, मेरा गोद लिया हुआ भाई है, उसने मेरे बाप की जान बचाई थी। रिची नाराज लगता है, पर मैं उसे भाई नहीं मानता। वो आगे कहता है, फ्रांसिस को लगता है गैंग में कोई गद्दार है, इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, ला फोंटेन गैंग हमें नुकसान दे रही है, पर मुझे फ्रांसिस पर भरोसा नहीं। ये सब लियोनार्ड चुप होकर सुन रहा होता है। तभी उसे गलती से आवाज हो जाती है। रिची अलर्ट हो जाता है। दोनों आवाज की तरफ बढ़ते हैं। लियोनार्ड जल्दी से सोने का नाटक करता है। मेबल धीरे से कहता है, चलो, उसे मत जगाओ। दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद रिची और फ्रांसिस फिर आते हैं। मेलबॉक्स चेक करते हैं। उन्हें एक और लिफाफा मिलता है, आउटफिट का। अंदर एक कैसेट टेप होती है और एक लेटर। वो लिफाफा लेकर चले जाते हैं, लेकिन उसी शाम वो वापस आते हैं, और इस बार रिची बुरी तरह जख्मी होता है। उसके पेट में गोली लगी होती है। फ्रांसिस तुरंत रॉय बॉयल को कॉल करता है, अटैक हुआ है, रिची सीरियस है। लियोनार्ड तुरंत कहता है, हॉस्पिटल ले चलो, पर फ्रांसिस मना कर देता है, हॉस्पिटल से प्रॉब्लम होगी। फिर वो लियोनार्ड को देखता है, तुम ही इसका जख्म सिलोगे। लियोनार्ड शॉक हो जाता है, मैं टेलर हूँ, डॉक्टर नहीं। फ्रांसिस ठंडे लहजे में कहता है, अगर जिंदा देखना है तो करो। मजबूरन लियोनार्ड मान जाता है। वो बिना एनेस्थीसिया के जख्म सिलना शुरू करता है। रिची दर्द से चीखता है, फिर बेहोश हो जाता है। आखिर खून रुक जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस ब्रीफकेस खोलता है। वही कैसे टेप निकलता है। लियोनार्ड पास आता है, पर फ्रांसिस कहता है, रिची के पास रहो। फिर वो सच बताता है, किसी ने हमें वायर टैप किया है। इस टेप में प्रूफ है, कोई एफबीआई से बात कर रहा है। इस टेप से पूरी बॉयल फैमिली खत्म हो सकती है। फ्रांसिस कैसेट प्लेयर लेने चला जाता है। लियोनार्ड रिची के पास अकेला रह जाता है। कुछ देर बाद रिची होश में आता है। लियोनार्ड धीरे से कहता है, तुम्हारे परिवार में कोई गद्दार है। फिर वो पूछता है, तुम्हें किसी पर शक है? वो धीरे धीरे बात घुमाता है, गद्दार कोई करीबी ही होगा, पर शायद खून का रिश्ता नहीं। इशारा
फ्रांसिस की तरफ। रिची सोच में पड़ जाता है। तभी लियोनार्ड अचानक कहता है, या फिर मैं जासूस हूँ। रिची हंसी उड़ा देता है। तुम एक सिंपल टेलर। लियोनार्ड शांत रहता है। मैं सिर्फ टेलर नहीं, कटर हूँ। कटिंग और सिलाई अलग सोच होती है। वो फिर धीरे से कहता है, सोचो, कौन इतना पास है जो सब जानता हो, जो हमेशा रॉय के करीब हो। रिची के दिमाग में एक नाम क्लियर होने लगता है, फ्रांसिस। और तभी दरवाजा खुलता है। फ्रांसिस वापस आ चुका होता है। लियोनार्ड दरवाजा खोलने जाता है, पर फ्रांसिस को अंदर लाने से पहले वो बाहर ही रोक लेता है। वो धीरे से कहता है, रिची तुम पर शक कर रहा है। तुम्हारे जाने के बाद उसने ब्रीफकेस खोला। उसे लगता है तुम जासूस हो। फ्रांसिस सीरियस हो जाता है। अंदर आते ही रिची उसे घूरता रहता है। कुछ पल खामोशी, फिर रिची बोलता है, अटैक में मैं गोली खा गया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? क्यों? फ्रांसिस कहता है, सिर्फ किस्मत। वो कैसेट लेने लगता है, पर रिची रोक देता है। पापा के आने तक टेप यहीं रहेगी। फ्रांसिस जबरदस्ती करता है और दोनों लड़ने लगते हैं। जोरदार फाइट। अचानक ब्रीफकेस गिरता है और खुल जाता है। खाली कैसेट गायब। अब दोनों एक दूसरे पर शक करते हैं। दोनों गन निकालते हैं। रिची पहले फायर करता है, मिस। फ्रांसिस सीधा गोली चलाता है रिची के गले पर। रिची गिर जाता है, वहीं मर जाता है। लियोनार्ड जाम सा जाता है। तभी डोरबेल बजती है। फ्रांसिस घबरा जाता है। रॉय आ गया। वो कहता है, बॉडी छुपनी होगी, वरना हम दोनों मरेंगे। लियोनार्ड सर हिलाता है। वो रॉय को दरवाजे पर रोकता है और फ्रांसिस खून साफ करता है। सब कुछ साफ हो जाता है। रॉय अंदर आता है, सीधा पूछता है, रिची कहाँ है? फ्रांसिस झूठ बोलता है, वो कैसेट लेकर चला गया। मैंने रोका, पर वो नहीं माना। रॉय ठंडे लहजे में कहता है, उसे ढूंढो और टेप भी लाओ। फ्रांसिस तुरंत निकल जाता है। अब दुकान में सिर्फ रॉय और लियोनार्ड हैं। रॉय बैठकर कहता है, आउटफिट दुनिया की सबसे बड़ी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है। हर जगह उनका कंट्रोल है। उन्होंने हमें अप्रोच किया डील के लिए, पर उन्हें पता चला हम में स्पाई है। इस टेप में सब सच है। लियोनार्ड चुपचाप सुनता है, फिर धीरे से पूछता है, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? रॉय हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि रिची का कोट यही है और वो बिना कोट के कहीं नहीं जाता। अचानक रॉय गुण निकालता है, सीधा लियोनार्ड पर तान देता है, सच बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? लियोनार्ड फंस चुका होता है। फ्रांसिस वापस आता है, इस बार माबेल को गन पॉइंट पर लेकर। लियोनार्ड सब समझ जाता है। अगर सच बोला तो माबेल मर सकती है, इसके लिए वो झूठ बोलता है। वो रॉय से कहता है, फ्रांसिस और रिची साथ गए थे ला फोंटेन के लोगों से लड़ने। फ्रांसिस ने 4 लोग मार दिए, पर रिची ने कुछ नहीं कर पाया। वो शर्मिंदा था, इसके लिए दोबारा चला गया। रॉय ध्यान से सुनता है, फिर पूछता है, पहले क्यों नहीं बताया? लियोनार्ड कहते हैं, रिची ने धक्की दी थी। रॉय मान लेता है, फिर फ्रांसिस की तरफ देखता है, गन क्यों है माबेल पर? फ्रांसिस कहता है, ये रिची की गर्लफ्रेंड है, मैं उसके घर गया था। खून के निशान मिले, ये कुछ जानती है। दोनों उस पर प्रेशर डालते हैं। मेबल कहती रहती है, मुझे कुछ नहीं पता। लियोनार्ड बीच में आता है, पर रॉय उसे रोक देता है। उस वक्त लियोनार्ड को अपना अतीत याद आता है। उसकी पत्नी और बेटी दोनों मर चुके हैं। मेबल उसे अपनी बेटी जैसी लगती है, वो उसे मरने नहीं दे सकता। तभी फोन बजता है। लियोनार्ड उठता है और वापस आकर झूठ बोलता है, रिची का कॉल था। वो 31 स्टोन स्ट्रीट पर छुपा है। ला फोंटेन उसके पीछे है। रॉय तुरंत निकलने की तैयारी करता है, पर फ्रांसिस रुक जाता है, मैं यहीं रहूंगा, इन दोनों पर नजर रखनी होगी। रॉय अपने आदमियों के साथ चला जाता है। शॉप फिर से खामोश हो जाती है। तब लियोनार्ड आगे बढ़ता है और धीरे से कहता है, फोन झूठ था। मैंने रॉय को वहां भेजा जहां ला फोंटेन के लोग हैं। वो वापस नहीं आएगा। फ्रांसिस बाल रह जाता है, फिर लियोनार्ड और बड़ा सच बताता है, स्पाई तुम नहीं हो, स्पाई माबेल है। रिची उसे सब बताता था और यह इन्फो पैसे के लिए बेचती थी। वो दुनिया घूमना चाहती थी। फिर उसे समझ आया, सच बाहर आ जाएगा, इसलिए उसने एफबीआई से कांटेक्ट किया। उसका प्लान था पूरी बॉयल फैमिली को खत्म करना। लियोनार्ड रुकता है और धीरे से कहता है, मुझे सब पहले से पता था, पर मैंने उसे कभी रोका नहीं। लियोनार्ड धीरे से कैसेट निकालता है। वो कहता है, ये मेरे पास थी। वो बताता है, ला फोंटेन से डील की थी, पैसे मेबल के सपने के लिए। फ्रांसिस हल्का सा मुस्कुराता है, स्मार्ट प्लान। जब वो आए सिग्नल देना, मैं उन्हें मार दूंगा। लियोनार्ड और मेबल हाँ कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ला फोंटेन के लोग आ जाते हैं। लियोनार्ड उन्हें कैसेट देता है और पैसे ले लेता है। फिर वो चुपके से इशारा करता है कि फ्रांसिस अंदर छुपा है। अचानक फायरिंग होती है। फ्रांसिस गोली लगने से गिर जाता है और ला फोंटेन के लोग चले जाते हैं। अब
सिर्फ लियोनार्ड और माबेल बचाते हैं। खामोशी। फिर लियोनार्ड सच बताता है, कैसेट मैंने भेजी थी, आउटफिट नहीं। जो टेप उन्होंने दिया वो फेक थी, सिर्फ मेरी आवाज है उसमें। फिर वो असली कैसेट निकालता है। माबेल, ये एफबीआई को देना, सब पकड़े जाएंगे। वो उसे सारे पैसे देता है। अब तुम अपना सपना जी सकती हो। माबेल कैसेट लेती है, पैसे लेती है और चली जाती है। अब लियोनार्ड अकेला है। वो पूरी की दुकान में तेल फैलाता है, सब कुछ जला देने के लिए। पर जैसे ही आग लगाने वाला होता है, फ्रांसिस उठ खड़ा होता है। वो जिंदा है। वो गोली चलाता है, लियोनार्ड के कंधे पर लगती है। लियोनार्ड धीरे से मुड़ता है और कहता है, तुम जानते ही नहीं मैं कौन हूँ। उसके हाथों पर टैटू दिखते हैं और सच में सामने आता है, वो सिर्फ दर्जी नहीं था, एक खतरनाक गैंगस्टर था। कभी बिना सोचे लोगों को मार देता था। फिर उसने सब छोड़ दिया, लंदन गया, नई जिंदगी शुरू की, शादी की, बेटी हुई। पर उसका अतीत वापस आ गया। उसकी पत्नी और बेटी मार दी गई। तब से वो चुप था। शिकागो आया नई शुरुआत के लिए, पर आज रात सब खत्म हो गया। अब फ्रांसिस को मरना ही होगा। फ्रांसिस फिर अटैक करता है, पर लियोनार्ड शांत है, अनुभवी। यह उसके लिए नया नहीं है। वो दोनों लड़ते हैं और लियोनार्ड इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के फ्रांसिस को मार देता है। शांत हो जाता है। फिर लियोनार्ड धीरे धीरे दुकान से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर आता है, आग लगा देता है। पूरा दुकान जलने लगता है। सारा खून, सारे सबूत, सारे राज, सब कुछ रख हो जाता है। और यही है कहानी का अंजाम।